country on Hindutva lines. Right, let's ask our friend, Mr. Raju Wagmare, who is joining us now after a long time. Wagmare Sahab, namaskar. Namaste, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Happy Diwali, sir. Happy Diwali to you, your family, and all the spectators of News Nation. Thank you very much, sir. Nation now, sir. Nation now. Nation now, sorry, Nation now. So, वागमरे साहब, अभी पूना में एक प्रोग्राम चल रहा है, 2 धागे श्री राम के. वो जो चादर पहनेंगे श्री राम अयोध्या में, उसकी जो बुनाई है वो सारी दुनिया करेगी आकर के. 2 स्टिचेस लोग लगा कर करेंगे. इसी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं अलग अलग मंदिर में पूरे हिंदुस्तान में. जैसे एक ज़माने में वो खड़ाऊ यात्रा हुई थी, फिर उसके बाद वो क्या है वो ईंटों की यात्रा हुई थी, 1-1 रुपए की ईंट बनाई गई थी वगैरह वगैरह. लगता है बीजेपी दोबारा मतलब वापस श्री राम की तरफ जा रही है, राम की शरण में. राम की शरण में तो हम लोग सभी हैं, बट व्हाट डू यू थिंक सर? एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप देखते हो तो ये सब पॉलिटिकल गिमिक है. राम जी की श्रद्धा और राम जी के प्रति श्रद्धा हर एक की है, लेकिन ये सब अभी नाटक, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए 2 धागे राम के हर एक चीज पूरे देश में बात करना और सबको पोलराइज वोटिंग के लिए करना, ये बीजेपी का काम हो रहा है और ये पॉलिटिकली वर्क है. इसमें ना राम जी के प्रति इनके मन में श्रद्धा है, ना राम जी के प्रति इनके मन में आस्था है. ये सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि राम जी के नाम के ऊपर हिंदुओं को कैसे पोलराइज करे, उनको एक तरफ कैसे लेके आए और इस देश को डिवाइड करके वोटिंग के सिलसिले में किस तरीके से हम काम करें, इसके लिए ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते. भगवान को लेके ही ये पूरे राज्य में चलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये इनका एक नौटंकी है. राम जी के नाम के ऊपर आस्था के नाम का इन्होंने बाजार बांध दिया है और भगवान को रास्ते पे लेके आने का काम अगर किसने किया रहेगा तो ये भाजपा ने किया है. अभी इनके पास विकास के मुद्दे नहीं है, अभी इनके पास इन्होंने 10 साल में क्या किया ये बोलने के विषय नहीं है, तो फिर इनके पास बचता क्या है? तो राम जी की शरण में जाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे और हिंदू का पोलराइजेशन करेंगे. लेकिन अभी देश की जनता को मालूम हो चुका है कि राम जी का नाम देश की जनता भी लेती है, लेकिन नाम लेके कुछ होता नहीं है. महंगाई इतनी बढ़ गई है कि राम जी का नाम लेने के बाद भी गैस सिलेंडर का 1200 रुपया भरना पड़ता है. राम जी का नाम लेने के बाद भी पेट्रोल का 100 रुपया और डीजल का 110 रुपया देना पड़ता है. राम जी का नाम लेने के बाद भी दवाई के दाम बढ़ चुके हैं. तो जनता को ये पता चल चुका है कि राम जी का नाम ये लोग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए. राम जी का नाम लेके राजनीति करने का कटता स्थान भाजपा करती है. वाघमारे साहब, नॉट ओनली राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को तो तय कर दिया है मोदी साहब ने. राहुल गांधी जी का जो कहना है कि मैं जब बोलता हूं कि ओबीसी SC ST और को आपको एम्पावर करना चाहिए बिकॉज दे आर द हाईएस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज द बिगेस्ट पॉपुलेशन इज गरीब और मैं गरीब के लिए काम करूंगा. ही डजंट टॉक अबाउट ओबीसी. अब 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं और बीजेपी ने ओबीसी की तरफ जस्टिस किया है. दे ऑलवेज जस्ट डन जस्टिस फॉर द ओबीसी, द ओनली पार्टी टू डू जस्टिस. वाघमारे साहब, नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का मोदी साहब करने वाले हैं और मोदी साहब अभी हर सभा में बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं. क्या आपको लग रहा है पूरा डायनामिक्स चेंज नहीं होगा? बिकॉज एवरीबडी इज वाइंग फॉर द ओबीसी वोट्स इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द बीजेपी, एंड आज पूरे दुनिया देखेगी कि एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग प्राण प्रतिष्ठान फॉर राम मंदिर. डू यू थिंक पूरा जो वोटिंग पैटर्न विल चेंज? हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग पैटर्न? सर, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितनी मूर्ख अपने प्रधानमंत्री समझते हैं.
10 साल में लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके की ढोकलेबाजी और किस तरीके की घोषणाबाजी प्रधानमंत्री करके देश को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इनके प्रति इनके पास ना बुनियादी सवालों के जवाब है। तो इन्होंने क्या किया है, ये राम का नाम लेके सत्ता पे आए, महंगाई का नाम लेके सत्ता पे आए, जो नाम लेके आए इन्होंने तो काम कुछ किया नहीं। आज इनके पास बोलने लायक कुछ भी नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री ओबीसी का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि मैं ओबीसी हूं, इसका मतलब प्रधानमंत्री के पैरों की तली जमीन खिसक चुकी है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से भयभीत हो चुके हैं और इसीलिए ओबीसी का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। अरे जैसा इन्होंने बोला कि भाई चाय वाला हूं, कभी चाय तो इन्होंने बेची नहीं। इन्होंने किसको चाय दी वो इंसान इस देश में पैदा ही नहीं हुआ, अभी तक कोई सामने नहीं आया। जब भी चाय बेची बोल रहे थे तभी वहां रेलवे स्टेशन भी नहीं था, तो कहाँ इन्होंने चाय बेची। वही बात इनके पढ़ाई की है। जो कॉलेज में गए उस कॉलेज का एक भी विद्यार्थी बोलता नहीं कि मोदी जी मेरे क्लास में थे। एक भी स्टूडेंट बोलता नहीं कि मैं मोदी जी के साथ कॉलेज में गया था। तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ये ढकोसले की बात करने वाले लोग हैं। तो ये जो बातें करते हैं ओबीसी ओबीसी की, तो जात न्याय जनगणना करो। भाजपा और जनसंघ पहले से ही आरक्षण के खिलाफ है, इन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध ही किया है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करोगे। तो ये जब भी हम पिछड़ों की बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री गरीबों की बातें करते हैं। अरे पिछड़े क्या श्रीमंत है, पिछड़े तो गरीब है ना। लेकिन जो आरक्षण की बात है उसको टालने का काम, उसके ऊपर बात नहीं करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। वाघमारे साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन कर दिया। आई जनरेटेड 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज। वो 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 3.4 करोड़ इज वुमन एम्प्लॉयमेंट दैट इज जनरेटेड। बट योर कैंपेन, कांग्रेस का कैंपेन, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कैंपेन है कि आपने ये क्यों किया। आपने फार्म लॉज लेके आए, आपने विड्रॉ किया, आपने जीएसटी लेके आए, स्मॉल बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया, एमएसएमईज को डिस्ट्रॉय किया, डिमोनेटाइजेशन डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी एंड द पुअर एमएसएमईज, पीपल हैव लॉस्ट जॉब। 2000 रुपया आपने लाए, आप ही का कार्यकाल में विड्रॉ किया। तो सर किसको बिलीव करें हम। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 15 करोड़ हमने जनरेट किया एम्प्लॉयमेंट। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से ये 4-5 चीज सोचिए आप, द इकोनॉमी इज गॉन, इट इज डिस्ट्रॉयड। वाघमारे साहब देखिए, आपको सोचना पड़ेगा और जनता को भी सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने बोला था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, तो अभी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होते हैं। ये 15 करोड़ रोजगार कहां से आए। आप आंकड़े देखिए ना, इंडियन मॉनेटरी फंड और जो एम्प्लॉयमेंट का फंड है, उन्होंने उनके जो आंकड़े हैं अभी लास्ट वीक, इंडियन एक्सप्रेस शोज those numbers are showing 10% unemployment has been all over the India in city and 12% in a rural area. तो ये जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े की बातें हम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का देश अलग है क्या। और जो ये संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन ये जो बातें कर रही है कि बेरोजगारी 10.5% के ऊपर है, तो प्रधानमंत्री कौन से देश के पंतप्रधान है। क्योंकि ये संस्थाएं जो है वो भारत देश की संस्थाएं हैं, इंडिया की संस्थाएं हैं और इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, सरकार की संस्थाएं हैं। तो सरकार की संस्थाएं बोल रही है 10.5% अनएम्प्लॉयमेंट पूरे दुनिया में हमारे पास स्वतंत्रता के बाद इतना नहीं बढ़ा था, वो अभी बढ़ चुका है। तो वो लोग जो सर्वे करके बोल रहे हैं वो सब झूठे हैं और प्रधानमंत्री सच्चे हैं। अगर आप गूगल पे टाइप कीजिए फेको करके तो किसका नाम आता है, तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि झूठ बोलने वाले कौन है।
तो प्रधानमंत्री के बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? लेकिन वाघमारे अच्छा, साहब, आपकी ये जो कैंपेन है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी it's going on very well. It's fantastic. And all the surveys except one, there's only one survey which shows that you are losing Madhya Pradesh and Rajasthan. All the others show that you are winning everywhere. Actually, two surveys, I'm so sorry. There are two surveys that show that perhaps you are slightly behind. But the rest, and the ground reports we are getting, shows that the Congress is really doing well. So what has brought about this miracle, sir? How has the Congress managed this? सर ये मिराकल नहीं है। हम लोगों के लिए लड़ने के लिए रास्ते पे उतरे हुए हैं जी। हम बेसिक जो लोगों के प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को लेके हम रास्ते पे उतरे हैं। हम हवा में बातें नहीं करते, हम दो धागों की बात नहीं करते, हम महंगाई की बात करते हैं। हम गरीबी की बात करते हैं तो हम पेट्रोल डीजल के भाव की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बातें करते हैं, हम किसानों को जो मुआवजा नहीं मिलता है उसकी बातें करते हैं, हम एमएसपी नहीं देते हैं उसकी बातें करते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं वो सच बात है, इसके लिए हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री और भाजपा कर रही है, ये इकोनॉमी किसके लिए है और किसके बारे में है? आज दिवाली का मौसम है। मैं बंबई में रहता हूँ। बंबई का जो दिवाली का एक त्योहार का जो एक स्टेटस रहता है वो बहुत ऊंचा रहता है। आज की दशा आप अगर मुंबई में देखिए, किसी भी दुकान में कुछ भी नहीं है भीड़। अगर आपको भीड़ दिखाई दिए तो रोड के ऊपर जो सस्ते में कुछ बेचते हैं उसके लिए हर दुकानदार, हर व्यापारी ये बता रहा है कि एक टाइम का दिवाली जो है वो एक टाइम का दिवाली पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। महंगाई की वजह से कोई भी कुछ खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो वास्तविकता और सत्यता के ऊपर बात करते हैं। हम सत्यता की बात करके बोल रहे हैं कि जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। हम सत्यता के ऊपर बात करके बोलते हैं कि अदानी के लिए पूरा देश अदानी के पास बेचो मत। तो इस सत्यता की जो बातें हम करते हैं उसी लिए लोग आज हमारे पास है। नहीं तो लोग हमारे पास क्यों आते थे? ना हमारे पास उतना पैसा है जितना भाजपा खर्चा कर रही है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में हर एक मतदाताओं को कम से कम 200-250 रुपये का बॉक्स मिठाई का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके घर घर पहुंचाया। अभी ये इतना पैसा कहां से आया भाई? आज एक एक घर में 200-250 रुपए का बॉक्स आप दोगे तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3-3 लाख मतदार है। तो आप सोचो इतने करोड़ों रुपए भाजपा कहां से लेके आए? क्या करते हैं ये? सर हलवाई की दुकान होगी। अरे सर हलवाई को भी परवड़ेगा नहीं, हलवाई को भी परवड़ेगा नहीं, ऐसी हालत है। तो ये क्या इनका भ्रष्टाचार, इनके पैसों का खेल दुनिया को और जनता को मालूम हो चुका है। इसीलिए जनता ये सोच में पूरी तरह से कांग्रेस के साथ। और एक दूसरी चीज है सर, वाघमारे साहब, we have discussed this earlier, but since you have come after a long time, I really would like your opinion on this. सर चुनाव के एकदम पहले, चुनाव का अभी शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए, उसके एकदम पहले सरकारी एजेंसियों के नोटिस गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय अशोक गहलोत जी के सुपुत्र को, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, जनाब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब को। सर ये क्या हो रहा है चुनाव के पहले? मतलब मेरी समझ के बारे में। सर ये कुछ भी नहीं है। अभी क्या है कि ये लोग हार गए तो हारने के टाइम आदमी कुछ भी करता है। तो ये उनका ये आदत है कि भाई इंस्टीट्यूट को अपने साथ में ले लो, डरा धमका के कुछ सीटें अगर अपने को मिल सकती है तो उसका एडजस्टमेंट करो, और इसीलिए ये काम करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जब भी चुनाव का समय है, चुनाव के समय केंद्र सरकार की पुलिस रहती है और चुनाव आयोग के हाथ में
पूरा कारोबार रहता है। तो जी। इनके हाथ में ही कारोबार हो गया। चुनाव आयोग तो मोदी जी के घर की संस्था है, तो इनकी संस्था होने के बावजूद 508 करोड़ छत्तीसगढ़ में कहां से आते हैं वो इनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, महादेव ऐप के बारे में इतना टाइम से बातचीत चालू है, तो महादेव ऐप इन्होंने अभी बंद कर दिया, इसके पहले क्यों नहीं बंद किया। तीसरी बात, जो नोटिस बघेल साहब को दिया, ईडी ने बताया किसी को पकड़ के, अभी मुझे पकड़ा और मैंने बोला कि ये पैसा मोदी जी का है, तो आप क्या मान लोगे और मोदी जी को कटघरे में खड़े करोगे। ये ऐसी बचपने जैसी हरकतें भाजपा कर रही है। लोग हंस रहे हैं रोड के ऊपर, और लोगों को ये पता चल गया है कि अभी मोदी जी हार रहे हैं, इसीलिए इस तरीके का तिकड़मबाजी कर रहे हैं और एजेंसी को साथ में लेके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाघमारे साहब, द ग्राम पंचायत इलेक्शन, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि दुख, दिस इज द मूड ऑफ द पीपल। लोग सोच रहे हैं कि मोदी साहब को 2024 महाराष्ट्र ग्राम पंचायत इलेक्शंस में बीजेपी हैज टर्न द नंबर 1 पार्टी, फॉलोड बाय अजित पवार जी, देन द एकनाथ शिंदे जी। देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का कहना है, देखो सर्वे पहले निकल रहा था कि नेता लोग आए हैं मगर वोट शेयर नहीं आए, वोट शेयर इज इंटैक्ट विद उद्धव ठाकरे जी, वोट शेयर इज इंटैक्ट विद शरद पवार साहब। बट ये ग्राम पंचायत का पूरे इलेक्शन में दिखा गया कि नेता भी इस तरफ आ गए और ट्रिपल इंजन सरकार की तरफ, और वोट शेयर भी पूरे इस तरफ आए। एक्सेप्ट कांग्रेस नोबडी कुड होल्ड दैट टर्फ। वाघमारे साहब, नाउ देवेंद्र फडणवीस सेज पंचायत से पार्लियामेंट ये साफ हो गया है, 2024 इज विद मोदी, महाराष्ट्र इज गोइंग टू वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाउ डू यू सी इट वाघमारे साहब? सर, फडणवीस जी के बारे में मैं समझता था कि बहुत बुद्धिमान है फडणवीस जी, लेकिन फडणवीस जी का जैसे राजनेता इस बचपने जैसी बातें करने लगे तो उनको क्या बोलना चाहिए। अरे मैं तो बोलता हूं भाई, सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली, सभी सीटें, एक भी सीट विरोधी दल को नहीं मिली है, सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली है। अरे जो चुनाव में सिंबल ही नहीं है, जो चुनाव में कोई भी सिंबल नहीं रहता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो आप इस मुद्दों पे बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। और अगर बीजेपी के प्रति इतनी अच्छा वातावरण है तो फिर हमारे महानगर पालिका का, हमारे नगर पालिका का, हमारे नगर पंचायत का इलेक्शन आज 2-2.5 साल होने को आए, इनकी सरकार बैठी है 1.5 साल होने को आया, क्यों नहीं ले रहे, क्यों हमारा इलेक्शन नहीं ले रहे बताओ। अगर इनके बाजू से वातावरण है ना तो ले लो ना इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनको मालूम है इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या है, गिरे तो भी टांग ऊपर। अभी बोलेंगे हम सरपंच का इलेक्शन जीत गए, अरे भाई आप सभी जीत गए, बस इलेक्शन तो ले लो महानगर पालिका और नगर पंचायत का, नहीं तो इलेक्शन ले लो विधानसभा लोकसभा का, उसमें देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीतती है। अगर इनके पार्टी के ऊपर इनको इतना ही भरोसा था तो शिंदे साहब के बाद अजित पवार को क्यों लिया इन्होंने, 3rd व्हील क्यों लिया। अगर 2 व्हील पे भरोसा था तो इससे साफ चाहिए है ये पूरी तरह से डर चुके हैं। इनको पता चल गया है कि ये दोबारा महाराष्ट्र में आने वाले नहीं है, ना लोकसभा में आएंगे ना विधानसभा में आएंगे। तो इनकी बड़बड़ चालू है बच्चे जैसी, तो बच्चे जैसी बात। वाघमारे साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर द ऑपोजिशन महाराष्ट्र विदेटीवार जी ने बार बार स्टेटमेंट पहले कहा कि मराठाओं को ओबीसी में दे दो, ओबीसी से रेशो से दे दो। फिर उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले विदेटीवार जी कहा कि ओबीसी सेगमेंट पूरा भरा हुआ है, अलाउड विद सो मेनी कास्ट सिस्टम सेगमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन दैट। मराठास विल गेट जस्टिस ओनली इफ दे गो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पेस भी है और बहुत ज्यादा आपका इंक्लूजन भी हो जाएगा, न्याय मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एजुकेशन में फैसिलिटीज मिलेंगे। तो हाउ डू यू सी द स्टैंड ऑफ द कांग्रेस, बिकॉज पाटोले साहब का अलग स्टैंड है, विदेटीवार का चेंजिंग स्टैंड है। वाघमारे साहब, हाउ डू यू सी जो मराठा आरक्षण आज के तारीख में चल रहा है, कुणबी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मराठा कुणबी अलग अलग है। What is your stand, Waghmare साहब, on that? सर एक बात आप ध्यान से सुनिए,
कुंभी लोगों को ओबीसी में ऑलरेडी रिजर्वेशन है. देर आर कुंभी पीपल, those they call them Maratha, they are getting reservation. This government ये क्या कर रही है, मराठाओं को पागल बना रही है. ये क्या बोल रहे हैं कि भाई कुंभी को हम आरक्षण देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन कुंभी को तो आरक्षण है, तो आप नया क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं नया कर रहे हो. इनके पास मराठाओं के लिए बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है. कुंभी आरक्षण जो कहा जाता है, वो कुंभियों को तो इधर में महाराष्ट्र में आरक्षण मिल रहा है ओबीसी के अंदर. तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जिसका नाम लिखा रहेगा कुंभी में इसके पहले, उनको हम कुंभी में, उनको ओबीसी का ये लोग सर्टिफिकेट देंगे. लेकिन गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट जो कलेक्टर देता है उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कास्ट का जो तपासनी करने वाली कमेटी है, जिसको जात पड़तालनी समिति कहा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आपकी जात का पूरी तरह से संशोधन किया जाता है और फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है. अभी ये कमेटी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रही है. तो ये सर्टिफिकेट लेके वापस उनको वो संशोधन कमेटी के पास, जात का जो संशोधन समिति है उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे उनको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि हाँ ये कुंभी है, तो ही उनको कुंभी में ओबीसी का आरक्षण मिलेगा जो पहले से मिल रहा है. तो ये नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं. ये खाली मराठाओं को अलग अलग छासे देके, उनको फुल तापा देके, उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं. वाघमारे साहब, फर्दर पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशंस फडणवीस साहब कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया. ही इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई, इनजस्टिस कर रहे हैं. आगे जाके इवन सुप्रिया सुले सेड वेयर मराठास आर कंसर्न, फडणवीस साहब उनको धोखा दे रहे हैं, लिंगायत को धोखा दे रहे हैं, धनगर कम्युनिटी को धोखा दे रहे हैं, और मुस्लिम रिजर्वेशन. तो अभी कांग्रेस हैज बीन हाईलाइटिंग द मुस्लिम रिजर्वेशन एंड टारगेटिंग देवेंद्र फडणवीस. यहां तक के बाला साहब थोराट ने कहा कि जेल में देखो क्या रहा, फडणवीस एज अ होम मिनिस्टर आल्सो हैज फेल्ड. तो हाउ डू यू सी दिस सर? मुस्लिम रिजर्वेशंस, पृथ्वीराज चौहान जैसे सीनियर लीडर्स भी इसको उठा रहे हैं. अभी द होल महाराष्ट्र इज ऑलरेडी इन अ वेरी वेरी एजिटेटेड स्टेट. हाउ डू यू सी दिस? सर देखिए, धनगर जब भी उपोषण को बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे धनगर जब भी बैठे थे जी, तभी देवेंद्र फडणवीस ने उनका हंगर स्ट्राइक छुड़ाया ऑरेंज जूस देके, और उनको बोला पिछले टाइम जब भी भाजपा का गवर्नमेंट था कि 100 दिन के अंदर पहली कैबिनेट में धनगर को आरक्षण देंगे. आज वो 5 साल तो चले गए, 5 साल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं. अभी ये नया गवर्नमेंट के भी 2 साल चले गए, उनको कुछ मिला नहीं, तो उनके साथ झूठी बातें कही. मुस्लिम आरक्षण हमारी सरकार थी तभी हमने 16% मराठाओं को, 5% मुस्लिम को आरक्षण दिया था. नौकरी और शिक्षा इन्होंने क्या किया, नौकरी का निकाल दिया, शिक्षा में आरक्षण रख दिया, लेकिन जो शिक्षा में रख दिया उसको भी नहीं दे रहे. तो देवेंद्र फडणवीस साहब ये जो पार्टी से आए हैं, उस पार्टी का ब्रीदवाक्य ये है कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी है, किसी को भी आरक्षण मिलना नहीं चाहिए. इसीलिए ये खाली सिर्फ घोषणा करते हैं, बाकी इनको कुछ भी पड़ी नहीं है और किसको भी आरक्षण देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है. यहाँ पर ये एक और चीज़ है, क्योंकि आपने बात निकाली है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे. आदरणीय सम्मानीय छगन भुजबल साहब ने सीधे साधे तौर पर मतलब अटैक कर दिया उन्होंने तो एकनाथ शिंदे साहब पर और देवेंद्र फडणवीस साहब पर. ये क्या हो रहा है कि आप ये जो कुंभी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वैसे 1 साल लग जाता है किसी को भी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लेने में, बैकवर्ड कमीशन से और इधर उधर जो भागना पड़ता है. यहाँ तो आपने दुकान खोल ली है कि इधर आओ सर्टिफिकेट लेके जाओ. ये क्या मतलब हुआ? मतलब एक तरफ छगन भुजबल साहब हैं, दूसरी तरफ जो धनगढ़ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सब भी चिल्ला रहे हैं, और तो और छोड़िए बवन कुले साहब ने भी बहुत कुछ कहा है. अब मेरा ये कहना है कि क्या इन्होंने अब एक इंटरकास्ट वॉर छेड़ दी है कि क्या ये युद्ध होगा?
सभी जातियों के बीच में महाराष्ट्र में? वाघमारे साहब, नहीं सर क्या है कि जब भी राजनेता झूठ बोलता है जनता के प्रति, उनको सच्चाई को अवगत नहीं कराता, आप जाके सबको बोलते हैं कि हाँ मैं आपको आरक्षण दूंगा। अरे भाई कैसा देंगे? आरक्षण आपके हाथ में है कि केंद्र सरकार के हाथ में है? मोदी जी तो चाहते नहीं, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ किसको मदद की तो वहां जाट खड़े हैं उनको चाहिए, वहां गुजर खड़े हैं उनको चाहिए। फिर क्या करेंगे मोदी जी? तो मोदी जी तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं, और इधर सच बात बताने के बजाय फडणवीस जैसे लोग आके झूठी बातें जनता को देते हैं, लॉलीपॉप और चॉकलेट बांटने का काम करते हैं फडणवीस जी। तो आखिर में तो आपका झूठ तो बाहर आने वाला ही है। देखिए इंदिरा सहानी का खटला जो है 50% अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 9 जजेस का कमिटी के सामने जाना पड़ेगा रिव्यू के लिए जी अभी उसके लिए तो 4 से 5 महीना लगेगा। अच्छा दूसरी बात, जो 50% जो कैप किया गया है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना समिति में जब भी भाषण किया था तभी उनको पूछा गया था कि और कितना आरक्षण दोगे, तभी उन्होंने बताया था कि 50% के ऊपर हम जा नहीं सकते, और उसका संदर्भ लेके इंदिरा सहानी में 50% की मर्यादा डाली गई। अभी अगर आपको मर्यादा उठानी है तो कौन से मुद्दों के ऊपर आप मर्यादा उठा सकते हैं और कैसे उठाओगे? और जब तक आप जात न्याय जनगणना नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से कम्युनिटी के कितने लोग हैं जी। और कितने को कितना आरक्षण मिल रहा है। तो जात न्याय जनगणना के लिए आप तैयार नहीं है, आप उसका विरोध कर रहे बट हैं। ओवर हियर सर देयर आर टू थिंग्स हियर। जब अभी स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का जिसमें महिला आरक्षण के लिए बात हुई और उसके बाद वो कानून भी पास हुआ विच विल बी इम्प्लीमेंटेड परहैप्स इन 2030, तब ऐसा लग रहा था कि शायद मराठा आरक्षण के लिए कोई अमेंडमेंट संशोधन कुछ लाया जाएगा, वो 102nd अमेंडमेंट में जो 50% कैप है उसके ऊपर लाया जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद आदरणीय सामान्य मोदी जी यहाँ पर आए शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। लोगों को ये लगा, क्योंकि जैसे प्रदीप जी बार बार बोलते हैं कि ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा था फॉर सोशल जस्टिस, ऐसा करके लिखा था, तो हम लोग यही ताक में बैठे थे कि भाई अभी मोदी जी कुछ बताएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछता हूं वो ये कि मंडल कमीशन में मराठास आर लिस्टेड एज ए फॉरवर्ड कम्युनिटी, नॉट एज ए बैकवर्ड कम्युनिटी। अब आप बैकवर्डनेस कैसे दिखाएंगे सर? नॉट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस कैसे दिखाएंगे? मेरा ये जानना है आपसे। आपको एक समिति का गठन, आयोग का गठन करना पड़ेगा जी। वो गठन जाके ये फाइंड आउट करेगा कि मराठा बैकवर्ड है या नहीं। देखिए उस वक्त मराठा पावरफुल कम्युनिटी थी, लेकिन जब भी फैमिली में संख्या बढ़ गई, डिवाइड हो गए फैमिली, तो हर एक की जमीन जो है वो कम होती गई। तो उनके पास अभी कितने मराठा है कि उनके पास जमीन ही नहीं है, कितने मराठा है उनके पास जमीन बहुत कम है। तो नेचुरली उनकी परिस्थिति अभी बहुत खराब हो चुकी है जी। उनको शिक्षा में जरूरत है आरक्षण की, उनको नौकरी में जरूरत है आरक्षण की, और हमारी भी ये इच्छा है कि मराठाओं को किसी भी हालत में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो बात करती है, हम 2 इंजन की सरकार है, तो 2 इंजन को केंद्र सरकार का सपोर्ट लेके इन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ते आगे? लेकिन ये सबके साथ झूठी बातें करते हैं, तो झूठी बातें करके एक ना एक दिन झूठ तो बाहर आने वाला ही है, तभी क्या करोगे? So sir, but don't you think that it will be far better as you know, who is the Congress leader that you were mentioning? Verettiwar sahab. Verettiwar sahab suggested that Marathas should be given extra reservation under EWS, economically weaker sections. क्योंकि लैंड डिवाइड हो गई, ये सब हो गया, उससे जातीय बैकवर्डनेस कैसे आ गई? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आई ना सर, सोशल बैकवर्डनेस कैसे आई? सामाजिक पिछड़ापन कैसे आया सर? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी इज डाउन, समाज के प्रति अभी उनका समाज ही पूरा पिछड़ा हो गया ना। किसी को नौकरी नहीं, कोई पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही है,
तो नेचुरली इट्स कम इनटू द बैकवर्ड थिंग, दैट इज नंबर वन। लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन में खाली मराठाओं को आरक्षण दो, ऐसा अगर हमारे नेता बोल रहे हैं तो वो भी गलत है। उसमें मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि जी। वो इकोनॉमिक विकल्प जो सेक्शन है वो सभी कम्युनिटी के लिए है। दुरुस्त बात। कि सभी कम्युनिटी, अभी ब्राह्मण समाज में भी अगर कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड है तो उसको भी ईडब्ल्यूएस में मिलना चाहिए। तो अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मराठाओं को उसमें दे दो। लेकिन अगर सर रिजर्वेशन मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मिलने वाला? सर अभी मैं आगे ये सवाल आपने बराबर निकाला जी। देखिए, ये फडणवीस की सरकार कैसे गेम खेल रही है मैं बताता हूँ। देखिए, रिजर्वेशन नौकरी में है और वो भी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। जी। भाजपा वालों ने इतना अच्छा गेम खेला है। 2014 में इनकी सरकार आने के बाद जो एमपीएससी के लोग थे, जिसको सेक्रेटरी का जॉब मिलता है, डेस्क ऑफिसर का जॉब मिलता है, पीए का जॉब मिलता है, उस जगहों के ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अपने आरएसएस के और पार्टी के लोगों को रखना चालू कर दिया। तो वहां कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आए। अभी यहाँ महाराष्ट्र में भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का पूरा जीआर निकाला था। लोगों ने विरोध करने के बाद उनको कैंसिल करना पड़ा। तो नौकरी में आरक्षण की बातें करते हैं और नौकरी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में तो आरक्षण मिलेगा नहीं। जी। तो फिर आरक्षण किसमें मिलेगा? पढ़ने के लिए आरक्षण मिलेगा, लेकिन पढ़ के तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी ये लोग उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर रहे हैं, तो उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा? सर पुलिस में भी है अब तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। So that is ये भाजपा की नीति है ना। ये भाजपा एक हाथ से बोलती है मोदी साहब कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, और दूसरी तरफ से वो सब नौकरियां, वो सब फैसिलिटीज वो छीन के लेके और बोलते हैं ले लो, अभी आरक्षण ले लो। मतलब पहले दांत निकाल देने का और फिर चना खाने को देने का, बोलने का अभी चना चबाओ। अभी वो चबाएंगे कैसे? We'll get you dentures, maybe later. So, Vagbhane Sahab, but anyway, congratulations. The Congress has been doing a wonderful job, especially in Rajasthan and Madhya Pradesh and अरे Chhattisgarh. सर, लेकिन आप लोग हमें बुलाते ही नहीं है। आपका चैनल तो बीच में भूल गया हमको। Sir, we call you. मैंने आप तो नहीं योर स्टार स्पोक्सपर्सन सर वाघमारे साहब, योर स्टार स्पोक्सपर्सन। अरे सर, लेकिन अभी बीच में तो बुलाया ही नहीं मुझे। मैं हैरत में था भाई, क्या हो गया कि हमारे ऊपर बंदी नाके थी नेशन नाउ ने। Sir, that you know is not possible. You know that is not possible. Raju Vagbhane साहब तो Sahab, कर ही नहीं सकते ऐसे। Vagbhane Sahab, हैप्पी दिवाली। happy Diwali to you too, sir, and it's been a great pleasure as always talking to you. All our spectators, happy Diwali. Thank you very much, sir, and happy Diwali to you, to your family, to all your friends, and all Yeah, your yeah, all well-wishers. yours. And I hope on 3rd December we really have a happy Diwali when the results come out. Sir, I like your look. I like your new look. Very nice. Yeah, it's taken a long time to get here with this new I look. know. But thank you I so much, know. sir. Thank you very much. Thank you. Namaskar, sir. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Thank you. But really, Pradeep ji, as we've been discussing, especially with the Maharashtra